हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के बारे में, जो कि आपको केसी सिन्हा सीखने को मिलेगा क्लास 9 के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 का इस वीडियो में आप केसी सिन्हा का पार्ट 1 जो चैप्टर है वह आप सीखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो रियल नंबर हमारा जो है वास्तविक संख्या है, इसमें आपको जो है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में आप जान लीजिए। हालांकि आपको 8 क्लास में ये सब जानकारी गई होगी, तो वह सब को भूलते हुए हम आगे आज बढ़ेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए आप और समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आपको बहुत टाइम बचाने के लिए जो बोर्ड पर जो है ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं, सिर्फ आपको समझ लेना है, ठीक है। दोस्तों ये जो प्राकृतिक संख्या है, आप पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जी एकदम सही है, गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याएं जो है वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो 1 2 आप लिखते हैं, 1 2 3 4 डर इनफाइनाइट तक जो दोस्तों आप लिखते हैं, इसी को आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या हम लोग बोलते हैं। सुनिए इसमें होता क्या है, आपको प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या मालूम है, कौन सा होगा? 1 होगा। लेकिन बड़ी संख्या ज्ञात करना आपको संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह कहाँ तक जाएगा यह किसी को पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय कहने का मतलब है संग्रह। संग्रह से अगर आप नहीं समझे तो समझिए कि किसी चीज़ का जो झुंड होता है, मेला होता है, उसी को आप संग्रह बोलोगे, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को n से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है ये जो आप 1 2 3 4 ये देख रहे हैं, इसको आप n से सूचित करोगे, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं n = 1 2 3 4 डर इनफाइनाइट तक। तो चलिए हम इसी चीज़ को संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, क्योंकि दोस्तों 9th क्लास में जो है ये सब आपको सीखना चाहिए और यह आपका चैप्टर में है, इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण अब किस तरह करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। एक संख्या हम एक रेखा खींच लेते हैं, इसमें हम प्राकृतिक संख्या का निरूपण करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं जिसको हम O मानते हैं, O 0 नहीं O, ठीक है। उसके बाद हम 1 2 3 4, देखिए दोस्तों यहाँ पे O है और यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ हम लिख सकते हैं इसको A1 = A1 A2। सुनिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये जो आपका प्राकृतिक संख्या जो है ना, यह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। आप कहीं ऐसा देखे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 नहीं ना देखे हैं, मतलब एक एक करके यह जुट के जो है सीरियल वाइज आगे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं OA1 = A1 A2। कहने का मतलब है ये जो आप बिंदु जो यहाँ पे खींच रहे हैं, यह आपका = में होगा, सब मतलब एक दूसरे के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया और उसके बाद यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो है ना आपको बराबर बराबर में जा रहा है, तो इसी को जो है प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण कहा जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पुनः, A2 A3 = A3 A4, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों अभी अभी हम बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है वह प्राकृतिक संख्या में आता है। अभी हम बताए हैं एग्जाम्पल, आपको ध्यान दीजिएगा जरा, आपको बताए हैं हम 1 2 3 4 5 डर इनफाइनाइट तक। दोस्तों यहाँ पे बात जो है, यह ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, यानी कि इसका जो होगा एक परिवार होगा, उसमें शून्य शामिल कर देना है। तो आप बताइए क्या 1 से बड़ा शून्य होता है, 2 से बड़ा शून्य होता है? नहीं होता है। तो आप शून्य शामिल कहाँ करोगे? पहले, 1 से पहले।
जी हाँ, तो आप जो है 1 से पहले शून्य शामिल करोगे, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है शून्य शामिल कर देने से यह क्या बन जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को W से सूचित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया आपको। अब चलिए यहाँ पे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपण, पूर्ण संख्याओं का निरूपण अभी हम बताए हैं संख्या रेखा पर। ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बिंदु O। ठीक है, यहाँ 0 से चालू होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरह से डट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 और A5। जो नियम जो काम आप प्राकृतिक संख्या में संख्या रेखाओं का जो निरूपण किए हैं वही सेम इसमें भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, आपको सिर्फ इसमें जो है शून्य शामिल हुआ है। ठीक है, बाकी बात जो है प्राकृतिक संख्या ही है इसमें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे OA1 इक्वल टू में क्या आएगा A1 A2। ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि इसका जो दूरी जो है ना एकदम सेम है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही ऐसा है, 1 2 3 4 5 डट आगे तक है। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 20 आ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए संख्या रेखा पर जो इसको हम निरूपण करेंगे इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप A2 A3, फिर क्या लिखोगे A3 A4, फिर क्या लिखोगे A4 A5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। देखिएगा यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, क्या लिखा है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को, शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को जैसे कि -1 -2 -3 डट को शामिल करने से प्राप्त पूर्णांक कहलाती है, प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह को Z से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए Z से क्यों सूचित किया जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे ये जो Z जो है ना दोस्तों, Z एक जर्मन शब्द है। क्या है, जर्मन शब्द है। ये जो शब्द लिया गया है यह जहलीन से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जहलीन से, जिसका अर्थ होता है दोस्तों गिनना। क्या होता है, गिनना होता है। ठीक है, तो इसको जो है पूर्णांक जो है इसको Z से भी सूचित किया जाता है और I से भी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शर्त है कि इसके संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से यह क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक, पूर्णांक कै गो होता है आपको पता होगा, 3 गो होता है। कौन कौन होता है, देखो ये होता है शून्य और ये होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। क्या होता है दोस्तों, निगेटिव। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे हम दर्शा रहे हैं, इसको समझिएगा। ये न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम किस तरह दर्शाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक बिंदु यहाँ पे O लेते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक। यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे आपको यह इनफाइनाइट तक इधर जाएगा प्लस में और इनफाइनाइट तक यह माइनस में जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना क्या है, ये जो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह आपका निगेटिव इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जो आपको Z है यह जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है और ये वाले क्षेत्र आपका निगेटिव इंटीजर्स है। और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम O ले लिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यह इनफाइनाइट तक प्लस में, इनफाइनाइट तक माइनस में।
-1 -2 -3 -4 और -5। ये जो है ना आप इक्वल में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको निरूपण किस तरह करेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं इसको A1 A2 A3 और A4। यहाँ पे इसको हम मानेंगे, इसको A माने तो इसको हम B मानेंगे दोस्तों, B1 B2 B3 सॉरी B4 B5। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं B5 B4 इक्वल टू B4 B3 इक्वल टू B3 B2 इक्वल टू B2 B1 इक्वल टू B1 O, यहाँ पे O A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3, मतलब इसी तरह से जो है आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी जो है आपका इक्वल टू में मतलब इक्वल में है, बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो यही इंटीजर्स है, आपको एक निगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, और यह जीरो इंटीजर्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जीरो इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक जो है आपका 3 है और यही है। यहाँ पे सिर्फ जो है संख्याओं के संग्रह में शून्य और ऋण जो है शामिल कीजिए, आपको पूर्णांक का पता चल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से निरूपण हम करते हैं। सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, आप यह वीडियो अगर देख रहे हैं तो कृपया आप कॉपी कलम लेके बैठे और इसको आप साथ साथ जो है आप लिखते जाए, ताकि आपका फेयर भी हो जाए और पढ़ भी ले अच्छा से। तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर समृद्ध संक्रियाएं। क्या लिखा हुआ है, क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए क्या है लिखा हुआ है, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। क्या यह सही है? सुनिए, दो प्राकृत संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए एक लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, एक लिए प्लस 2 लिए, क्या होगा? 3 होगा। तो ये दोनों जो है ये आपका प्राकृत संख्या है, और आया क्या? प्राकृत संख्या ही आया। तो यही बात यहाँ पे दर्शाया गया है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। उसके बाद है, प्राकृत संख्याओं के इस गुण को हम यह कहकर व्यक्त करते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय योग के संक्रिया समृद्ध है। समृद्ध कहने का मतलब क्लोज्ड है। कहता है ना कि तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है, वो मतलब एक साथ रहता है तो सभी बातें जो है आपस में शेयर करता है। उसी प्रकार जो है इसका जो है नियम जो कह रहा है यह इस पे पूरा लागू हो रहा है। मतलब कि दो प्राकृत संख्याओं का योग यानी जोड़ेंगे भी तो उसको हम जोड़ के जो योगफल निकलेगा वह भी मेरा क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगा। वही बात इसमें कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ भी ले लें, प्राकृत संख्या कुछ भी ले सकते हैं, यह प्राकृत संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये जो 7 आया ये भी तो आपको प्राकृत संख्या ही है। यही बात को ऊपर में दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होगा, सदा एक पूर्णांक होगा। साथ ही दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होगा। मतलब इसका योग भी पूर्णांक होगा और अंतर भी, कहने का मतलब जोड़ और घटाव दोनों जो है इसका पूर्णांक ही होगा। चलिए इसको भी हम साबित करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, दो पूर्णांकों का योग, पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है, प्राकृत संख्या होता है और ऋण वाला होता है। तो उसको हम जोड़ेंगे भी ना तो हमारा पूर्णांक ही आएगा। चलिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं -2 + 3 तो क्या आएगा? मेरा 1 आएगा। तो ये भी तो मेरा क्या है? पूर्णांक ही है। इसका अंतर भी कह रहा है कि हमारा पूर्णांक ही आएगा। चलिए हम माइनस करते हैं दोनों को, माइनस के हम 2 ले लिए, माइनस के 4 ले लिए, ये दोनों तो अंतर ही है ना। तो अंतर भी मेरा क्या आएगा? -6 आएगा। तो अंतर भी पूर्णांक बन रहा है। बात समझ में आया आपको? चलिए यहाँ पे चलिए, यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक होगा। मतलब कि पूर्णांक को अगर हम गुणा करते हैं ना तो हमारा प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे -3 × 4 तो क्या आएगा? -12 आएगा। ये भी तो आपका पूर्णांक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 × 0 तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये भी तो आपको पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक। अगर यहाँ पे हम लिखें 3 × -6 आया -18, ये भी तो आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी शर्त को जो आपका साबित जो कर रहा है, यही कुछ इसमें नियम था, वह आप समझ गए हैं। इसको शॉर्ट कर लेंगे या फिर अब अपने नोटबुक में उतार लीजिए।